हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा चल रहा होगा ना। चलिए, तो आपके सामने दिख रहा है क्लास 8 साइंस का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कवर किया, उसके क्वेश्चन की सीरीज आना बाकी है। तो हम डिस्कस करते हैं, पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर हम सीरीज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान क्या देना है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है ध्यान देने वाली, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। हम शुरू करते हैं। सारे बच्चों को पहले कन्फ्यूज़न होती है। आज मैंने एक काम बहुत थोड़ा सा अच्छा किया है और वो आप देख रहे होंगे कि एक आपके लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी का पैराग्राफ है और फिर राइट साइड में आपके टेबल्स हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस। देखो, जब आप पैदा होते हो, छोटे होते हो, बच्चे होते हो, है ना, 8 साल 9 साल, है ना, यहाँ तक जब हम होते हैं, इसे हमारा चाइल्डहुड बोला जाता है। लोग कहते हैं यार ये बचपना है, चाइल्डहुड। उसके बाद हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर बच्चों के, है ना, लड़कों के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और इंसान मेच्योर होने लगता है। और मेच्योरिटी में कई टाइप की मेच्योरिटी आएगी, मेंटल वाली आएगी, सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगी, सोचना समझना होगा। तो कुल मिला जुलाकर जैसे ही आप अपने बचपने से उभरे, यानी बचपने से आगे गए, है ना, अभी तक आप बच्चे थे, तो इस एज को क्या बोला जाता है? एडोलसेंस। और ये एज तकरीबन तकरीबन माना जाता है कि 12-13 साल से लेके 18 या 19 साल तक होती है। तो मैं अगर एक मोटी मोटी तौर पे मानूं कि 10 से 20 साल, है ना, वैरी भी करती रहती है, 10 से 20 साल की एज में हमारे बॉडी के अंदर सारी ग्रोथ हो जाती है। चाहे वो हाइट की ग्रोथ हो, चाहे वो वॉइस की ग्रोथ हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो, या बियर्ड की बात हो, हेयर्स की बात हो, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो इस पूरे पीरियड को क्या बोला जाएगा? एडोलसेंस बोला जाएगा। और अब बच्चों का एक सवाल आता है कि सर एडोलसेंस हमने समझ लिया, टाइम पीरियड होता है, तो प्यूबर्टी क्या होती है? तो वही जो एक्चुअल चेंज आता है, किस एज पे आता है, जो एक्चुअल चेंज का मतलब क्या है? देखो, बड़े होने का सबसे बड़ा जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो है आपका रिप्रोडक्शन, कि एक बॉय या एक गर्ल्स रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुका हो। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि स्पर्म का निकलना और ओवम का निकलना। तो इसके लिए जो मेच्योर इंसान हो जाता है, उस एज को क्या बोलते हैं? एक्चुअल जो चेंज होता है उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए वन बाय वन पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, हमने कहा यस, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। ग्रोइंग अप इज नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज, यानी जब बॉडी के अंदर चेंज हो रहा होता है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो इसे क्लियर एनसीईआरटी ने बोला है कि ये क्या है? पीरियड ऑफ लाइफ। ये क्या है? पीरियड ऑफ लाइफ है। चलो, एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18। तो कम से कम क्या है? 11 साल, और कहाँ? 18 से 19 साल पे, तो यानी 11 से शुरू होती है, 18 मान लो, मोस्टली 18 या 19 पे खत्म होती है। सिंस दिस पीरियड कवर द, है ना, ई टीनी, यानी ई टीनी का मतलब टीनेज, यानी 13 से 18। तो टीनेज का नाम सुना, तो यहाँ पर एक अलग लैंग्वेज है, तो उसे टीनेज। एडोलसेंस आर आल्सो कॉल्ड ई टीनेजर। ई का हटा देना, वो ना, वो पता नहीं किस तरीके से नहीं है, बुक में ये इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई और लैंग्वेज लग रही है। तो टीनेजर, उसे क्या बोला जाता है बेटा? टीनेजर। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर। अब इस चीज का ध्यान देना है कि गर्ल्स में एडोलसेंस पहले होता है, उनकी मेच्योरिटी पहले होती है, ठीक। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो एडोलसेंस होता है वेरी करता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही टाइम पे बड़े हो जाएंगे, कुछ लोग मेच्योर पहले हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग आगे। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। सही बात है, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दीज चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबरिटी। तो ये वर्ड आपको ध्यान देना है ना। तो एक बार पढ़ के आप पूरा देखो कि आपको, ताकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर हो जाए। तो हमने ये बोला कि जो बॉयज होते हैं उनसे जल्दी किसमें आती है? गर्ल्स में मेच्योरिटी आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए,
अगली चीज आपको ध्यान क्या देना है कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी में मतलब क्या है। हाँ? तो एक साथ जो प्यूबर्टी आपका पूरा का पूरा जो यानी मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो जो आपके वो प्यूबर्टी कहलाते हैं उस वक्त, यानी तो यहाँ आप साइड में, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने कहा था ना, सबसे जो प्यूबर्टी की सबसे बड़ी खासियत है पहचानने की वो क्या है, रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड व्हेन द एडोलसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी प्यूबर्टी खत्म कब होती है, जब एडोलसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ही हम रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो चुके हैं आपकी प्यूबर्टी खत्म हो चुकी होती है ना। ये बात आपको ध्यान देना है, कब खत्म होती है इस चीज को आपको ध्यान, क्योंकि प्यूबर्टी का मेन मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन। जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी आप मैच्योर हो चुके हो, अच्छे से रिप्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये खत्म हो जाती है। चलो अब यहाँ पढ़ के देखो पहले नीचे, एडोलसेंस क्या है, टाइम पीरियड। तो मैंने पहले ही बोला था है ना, ये सबसे अच्छा है कि एडोलसेंस क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। प्यूबर्टी क्या होती है, एक्चुअल चेंज होता है। तो एडोलसेंस का मतलब टोटल, इस दौरान में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनमें जो एक्चुअल चेंज है प्यूबर्टी का और एक्चुअल चेंज क्या है, रिप्रोडक्शन। एक्चुअल चेंज क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। तो हमने पहले ही बोला था आपको, तो ये इसको समझने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको फुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं और चीजें, और जो लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखो एडोलसेंस यहाँ भी ओवरऑल, एडोलसेंस में मतलब क्या होगा बेटा, ओवरऑल फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल की बात कर रहा है। जबकि यहाँ क्या बात कर रहा है, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब स्पर्म रिलीज होगा और इसका मतलब ओवम रिलीज होगा। ये कई साल तक चलती है, अभी आपसे बताया गया था ये 7-8 साल तक चलती है, जबकि एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, जब आप मेच्योर हो चुके होते हो तो खत्म मामला। आगे इसमें क्या होता है, ग्रोथ स्प्रेड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स, यानी जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे, डेवलपमेंट होंगे, ग्रोथ होगी, सब किसके अंदर आएगी, एडोलसेंस के अंदर आएगी। यहाँ पर क्या है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो एक का रिलीज होना और स्पर्म का प्रोडक्शन। तो आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंस एंड द प्यूबर्टी, ठीक है ना। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है चेंज एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमको पहले से पता है, देखो द मोस्ट कॉन्स्पिशियस, सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से ध्यान देना, आपको प्यूबर्टी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, आप बड़े होने लगेंगे, आप समझदार होने लगेंगे, आपकी आवाज बदल जाएगी है ना, तो ये सारी चीजें आपके साथ होगी, ठीक। तो आपको ये कह सकते हैं कि बहुत जो सबसे ज्यादा आपको चेंज नजर आएगा है ना, तो कॉस्पिशियस का मतलब जो ना अगर देखा जाए हिंदी में तो बहुत अजीब अजीब होता है ना, जो हमें कोई काम की नहीं, यानी जो आप सबसे अलग स्पेसिफिक देख सकते हो। अगर आप कह सकते हो इसको एक वर्ड हम अगर इसको यूज करें तो मेरी समझ से ये वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, तो मैंने एक वर्ड यूज कर लिया इसका, स्पेसिफिक, खास है ना, विशिष्ट, जिसे हिंदी लैंग्वेज में आई थिंक बोला जाता है, बहुत खास, विशिष्ट वगैरह है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लोग भाई हिंदी जानने वाले होते हैं तो उनको भी कष्ट ना हो, है ना। तो ये लैंग्वेज होती है विशिष्ट। तो जो विशिष्ट मोस्ट चेंज होता है वो होता है प्यूबर्टी, वो हाइट का चेंज। अचानक से आपकी हाइट बहुत ज्यादा जो दिखने लगती है, चेंज होने लगती है, प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन ना, यहाँ पे जो होती है वो सडन इंक्रीज, सही बात है, अचानक से इंक्रीज होती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन ऑफ आर्म एंड द लेग इलोंगेट। तो सही बात है, आर्म है ना और लेग्स की बोन क्या होती है, इलोंगेट। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपकी बोन इलोंगेशन। अब बताओ बोन इलांगेशन के लिए ग्रोथ रेट डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड डिफर, सही बात, सबकी अपनी अपनी ग्रोथ होती है। बोथ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली, यहाँ पर आपके हार्मोन की भी जरूरत पड़ती है और आपके न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे हार्मोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ हार्मोन में, आगे हम पढ़ गए हैं GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को इलोंगेट करवाएगा, तो ये आपको ध्यान है। न्यूट्रिएंट्स भी सही बात है, डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स मतलब हम डाइट की बात करेंगे तो डाइट भी बहुत ज्यादा खाने पीने में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अगला चेंज इन द बॉडी शेप,
ये ना इंपॉर्टेंट, यहाँ तक क्वेश्चन को बनते हैं ना। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट। हमारे क्या हो, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, छातियाँ वाइडर हो जाती हैं, है ना जूनियर। दिस इज बिकॉज दे हैव इंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देखो शोल्डर क्या हुआ है, हम यहाँ लिख देख सकते हैं लाइन, ब्रॉड हुआ है, और चेस्ट क्या हुआ है, वाइडर हुआ है। एक बात समझ में आ गई। गर्ल्स में क्या होता है, रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, ये जो कमर के और नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ वहाँ वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वेस्ट यानी बिकम वाइडर। बॉयज में मसल जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है गर्ल के मुकाबले में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तीन ही चीज़ आपको ध्यान देना। फिगर में भी देख सकते हैं, ब्रॉड का शोल्डर यानी फोल्डर है, सीना देखो शोल्डर है, कंधा है, चौड़ा हो गया है। गर्ल में ये वाला हिस्सा जो होता है ये पूरा चौड़ा हो चुका होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, ये वाले हिस्से को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या ग्रोथ मसल की हमारी होती है, इनके डोरे छोले इतने ज़्यादा नहीं डेवलप होते हैं। तो ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए वॉइस चेंज की बात कर लेते हैं। वॉइस चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक बार हम इनको रीड करके देख लेते हैं। पहले देखो, डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ द सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक, ना बोलते हैं तो ऐसा लगता है फट गई, क्रैक हो गई। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, है ना, तो ये आप देख लीजिए, लैरिंग्स, इसको अंडरलाइन, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बिगेन टू ग्रो, सही बात है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, बॉयज का क्या होता है, लार्जर होता है, इसलिए देखो आपको इस गले में आपको वॉइस बॉक्स दिख रहा होगा। प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, तो आपके गले के ऊपर आप टच करोगे तो आपको यहाँ से हल्का सा एक निकला सा दिखाई देगा, उठा उठा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल एक नाम दिया गया है उसको। इन गर्ल्स द लैरिंग्स हार्डली विजिबल, गर्ल्स के अंदर ये दिखता नहीं है। आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है बट इनके अंदर विजिबल नहीं होता है, हमारे अंदर विजिबल होता है, बड़ा होता है। गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल की जो वॉइस होती है, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। पिच का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी, है ना, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ फिर से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, तो यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या बोला जाता है, एक चक्कर। क्या बोला जाता है, एक चक्कर जी। इसने कितना चक्कर लगाया, तो मैंने कहा यार इसने जो है 1.5 चक्कर लगाया। कितना चक्कर लगाया, उसी टाइम में, यानी जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम में उसने 1.5 चक्कर लगाया। और इसको गिनो, यहाँ से शुरू करो, एक चक्कर, एक छोड़कर फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, और फिर ये 3.5 से ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं 3.5 से ज्यादा इसने चक्कर लगाया है उसी टाइम में, यानी तेज दौड़ा होगा, ये आवाज है, ये वेव है। तो हम ये कह सकते हैं इसे बोला जाता है लो पिच और इसे बोला जाता है हाई पिच। इस चीज को ध्यान देना है ना। लो पिच हाई पिच यानी इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। देखो इसने कम चक्कर लगाया है, इसने कम चक्कर लगाया, 1.5 ही लगाया है, तो लो पिच, और इसने लगाया है, तो जिसकी याद रखना फीमेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, और हाई पिच होने की वजह से लो डीप यानी पतली आवाज होती है। तो हम ये कह सकते हैं लेस डीप यानी हाई पिच, तो आवाज कैसी होगी इनकी, पतली होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किसकी आवाज कैसी होती है। बात समझ में आ गई, चल आगे। तो आप देख सकते हो पूरी चीजें। उसके बाद आते हैं ऑयल ग्लैंड के ऊपर आते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ चीजें, हर चीज एकदम बढ़िया से देखो। चलो, हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, सारी ग्लैंड के नाम होते हैं। तो पहले बता दे रहा हूँ, ये जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ना, नंबर 1 पे क्या है, ऑयल ग्लैंड्स हैं, और एक क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं। चलो, ऑयल ग्लैंड क्या है, सीक्रेट सीबम, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वैक्स, है ना। तो सीबम का मतलब आप समझ लेना, सीबम क्या होता है, ऑयल और वैक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और वाटर प्रूफ बनाता है। वाटर प्रूफ बनाता है, लुब्रिकेट। आपको देखो ऑयली स्किन लग रही होगी ना, तो इसका मतलब ऑयल ग्लैंड से सीबम का सिक्रीट होगा। कई बार इसे सिबेसियस ग्लैंड भी बोल दिया जाता है। दूसरी होती है स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट को सिक्रीट करता है। तो स्वेट का काम क्या होता है, पहला काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी हमारी बॉडी ठंडी होती है स्वेट से, है ना, पसीना निकलने से। दूसरा एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट,
अब क्या होता है कि जो बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साल्ट कह लीजिए आप ना, मोर एक्यूरेट साल्ट्स कह लीजिए आप, वो इसके जरिए जो है क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। अच्छी बात है ये तो यानी हम ये कहते हैं सिक्रीशन आर गुड इन द रिक्वायरमेंट। अगर आपका सिक्रीशन क्या है, कम अमाउंट में, जितना चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट का मतलब जितना चाहिए अगर आपका उतना हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगा तो ये बुरी बात हो जाएगी। वही एक ने है कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सिक्रीशन एक्सीड, मतलब ज्यादा है, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है, तो आप देख रहे होगे बेचारे के पिंपल्स, पिंपल्स है ना, पिंपल्स निकल गए हैं। पिंपल्स निकलना इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो आपको समझ में है, तो आपको फंक्शन पे, डाइट पे देखो बेचारे को पिंपल निकल से कितना खराब सा लग रहा है ना ये। चलो अगली बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द सिक्स्थ ऑर्गन, डेवलपमेंट उसकी बात कर लेते हैं आपके सामने। चलो यही हमने कहा था सबसे मेन हमारे लिए यही होता है। आओ पहले पढ़ के देखते हैं। लुक एट फिगर, यानी इस फिगर में नहीं देखना, ये फिगर है। द प्रीवियस लेसन वी शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एट प्यूबर्टी, मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। सही बात है, ये लोग क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। The testis also begin to produce sperm, engulf the ovary, enlarge and egg begin to mature, है ना, egg mature हो चुका होता है और उससे अब यहाँ देख लो एक लाइन में, इस आर्गन को क्या बोला जाता है, गोनेड्स। तो इस पे आपको ध्यान देना है, आर्गन को क्या बोला जाता है, तो एक लाइन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट बन गई है, गोनेड्स होते हैं। हमने कहा कि यार यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, और डेवलपमेंट हो चुका होने का मतलब है स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होगा। डेवलपमेंट का सिंपल मतलब ये है। आगे ओवरी का डेवलपमेंट हो गया होगा, यानी ओवा का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो हमारे लिए सिंपल लाइन में, 2 लाइन में चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ये इस चीज को, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी। ये कौन सी मैच्योरिटी, देखो एडोलसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। सही बात है, आप अच्छे से सोच सकते हो तो वे ऑफ थिंकिंग भी आपकी सही हो चुकी होगी। मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आल्सो आर सेल्फ कॉन्शियस, यानी आप एक समझदार इंसान बन चुके होगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, यानी अब आपके अंदर ऐसा नहीं कि आप बचपना है, चाहे जो बोल दे रहे हो, चाहे जो सोच दे रहे हो, अब आपको एक थिंकिंग में टाइम लग रहा है, आप डिसीजन मेक कर रहे हो। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन विच वंस लाइफ इन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। ये लाइन आपके लिए है कि इस एज में ब्रेन के अंदर सीखने की चाहत, लर्निंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। मे फील, अच्छा यहाँ पर आप इनसिक्योर भी फील सकते हो, जब बॉडी के अंदर चेंज आ रहे होंगे तो बहुत सारे लोग उस चेंज को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। बट एडोलसेंस लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, आपको फील इनसिक्योर करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। क्या है, आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल चीज है, ये हो के रहेगा, इसलिए आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। आइए हम आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की तरफ। यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हम उसको कंफ्यूजन को दूर करने की ट्राई करेंगे। चलो सबसे पहली चीज हमने आया, हम हर चीज से मैंने यहाँ पे सारी चीजें मार्क की हैं। देखो सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो हमने कहा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एक लाइन में हमने कहा कि भैया देखो रिप्रोडक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो सीधा क्या होती हैं, प्राइमरी होती हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है जो प्राइमरी ना हो। सेकेंडरी का सिंपल मतलब जो प्राइमरी ना हो, यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे कौन मेल है और कौन फीमेल है ना। ये देखो तो सेकेंडरी को ध्यान से देखो, नॉट प्राइमरी, यानी सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपको सेकेंडरी का मतलब सेक्स, यानी आपको बताएगा कौन मेल है कौन फीमेल है। यहाँ पे आप देख लो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखो, फीमेल के अंदर सर्विक्स, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस, वेजाइना, जितने पार्ट होते हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के, मेल के अंदर वो सारे पार्ट आप देख सकते हैं। तो सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म एंड प्यूबिक बॉडी, यानी इनके अलावा जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो क्या है, सेकेंडरी। आप पढ़ के इसको देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, ओवरऑल मार्क किया है ना, इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का है। तो यहाँ पर आप एक बार खाली रीड करके रोको, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से रीड करके पूरा का पूरा देखो, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स में अलग होते हैं, अब कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो
बॉयज के अंदर बियर्ड, अब यहाँ से क्वेश्चन मस्त बन सकता है ना। देखो बॉयज के अंदर क्या होता है, बियर्ड होता है, ये सिर्फ ओनली बॉयज के अंदर होता है, बॉयज में है ना, सही बात है, ये गर्ल्स में थोड़ी बियर्ड आने लगती है, वो एक आई थी ना, तो हमें ये मत कह देना सर एक्सेप्शन तो होता है, ये ओनली बियर्ड आता है, ओनली ऐसा नहीं बियर्ड ओनली नहीं, मतलब ओनली बॉयज के अंदर आती है, और ये किसके अंदर आती है, गर्ल्स के अंदर, ठीक है ना, ये गर्ल्स के अंदर होता है ओनली, है ना, ब्रेस्ट डेवलप। लेकिन देखो हेयर ग्रोथ है ना, सीने पे प्यूबिक हेयर और यहाँ नीचे आपको आर्म पे जो आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये चीज देखो ये क्या है, कॉमन है, बात समझ में आई। तो ये चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन होती हैं और कुछ चीजें आपकी, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ द ग्लैंड। अब एक बार आप ग्लैंड को समझ लो, ग्लैंड क्या होता है, टाइप ऑफ द ग्लैंड की बात करते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, मैं इसको पहले जूम कर देता हूं, चलिए देखो ग्लैंड को एक बार देखो, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हम ये कहते हैं कि भाई देखो अपनी ग्लैंड जो होती है, ध्यान से देखेंगे, देखो एक एक्सोक्राइन है, यहाँ पर आपके सामने एक चीज दिख रही होगी, डक्ट, आपको क्या दिख रही होगी, एक डक्ट दिख रही होगी, ये पूरी डक्ट, यानी इसने देखो ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं, इनसे सिक्रीशन, तो इस सेल से सिक्रीटरी प्रोडक्ट, और इन सिक्रीटरी प्रोडक्ट को हालांकि बहुत टाइप के होते हैं, बट हम मेनली जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एंजाइम। क्या पढ़ते हैं, एंजाइम, है ना, डाइजेस्ट करने वाले, हालांकि बहुत टाइप की होते हैं ऐसे नहीं, लेकिन हम मेनली क्या पढ़ते हैं, एंजाइम। तो ये क्या होता है, डक्ट के थ्रू, यानी ये एक डक्ट के थ्रू, ये पूरा जो डक्ट है, डक्ट के पूरा थ्रू आप क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये पूरा डक्ट है। जबकि एक्सोक्राइन में देखो ये ब्लड वेसल आपको देखेंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सेल है, इन्होंने अपना पूरा सिक्रीशन, ये क्या डिस्क्रिप्शन देखो, तो हम ये कहेंगे एक्सोक्राइन सेल का जो सिक्रीशन है उसे क्या बोला गया, हार्मोन, और हार्मोन सीधा किसके अंदर डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर। बात समझ में आई, यहाँ ब्लड वेसल है, यहाँ कोई भी डक्ट की बात नहीं कर रहा है, तो हमने कहा भाई ये डक्टलेस होते हैं, क्या होते हैं, डक्टलेस, यानी इनके अंदर डक्टलेस कैटेगरी है, डक्टलेस होते हैं। तो क्या होता है फिर, अगर डक्ट नहीं है तो सारा का सारा खेल कहाँ कर देते हैं, ब्लड वेसल के अंदर डाल देते हैं, ब्लड के थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस नौटंकी कर रहा है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने दूसरी चीज है, ये सारी चीजें पढ़ लिया है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ते हैं कि इन हार्मोन्स के एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आपको हार्मोन्स का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। चलो पहली चीज हम पढ़ के एक बार देख लेते हैं, ताकि दूसरी चीज आपको समझ में आएगी। देखो द चेंज विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, हमने सही बात कहा कि जो अभी चेंजेस होते हैं ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहे हैं, उनको हार्मोन कंट्रोल करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जितनी भी हार्मोन वाली चीजें हैं, जो हार्मोन कितना पढ़ना है आपको, हार्मोन बहुत ज्यादा बुक के अंदर दिया होता है कहीं कहीं, तो मैंने हार्मोन का एक अलग सा वीडियो बनाया है 15-20 मिनट का, मैं आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उतना ही देखना, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना ही पढ़ने की जरूरत है आपको। चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये कहाँ से सिक्रीशन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का, और एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड बोले पूरा सिस्टम। द मेल हार्मोन आर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से निकलता है, प्यूबर्टी ये तो हमको पता है। तो मेल हार्मोन कौन सा है, अभी हम बात करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। इससे क्या होता है, द कॉज चेंज इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, जो जो चेंज बॉयज के अंदर आते हैं उसका रोल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, है ना। अगला, ऑन वंस प्यूबर्टी इज रीच इन फीमेल, ओवरी बिगेन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी हो जाती है तो ओवरी के अंदर से फीमेल हार्मोन, जिसे एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, तो इनसे क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम होता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, मिल्क वो भी क्या है, एक ग्लैंड, ये ध्यान देना। तो मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रीट होता है उसमें भी रोल होते हैं।
द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी। ये सारा किसके कंट्रोल में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा, ये लाइन है। यानी वही इन्होंने इनडायरेक्टली कहा। मैंने कहा तुम मुझे कंट्रोल करते हो, उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ। वही चीज़ है, इन्होंने कहा कि इन यानी फीमेल और मेल हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कंट्रोल करता है, और इसने क्या लिख दिया वही कि पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टिमुलेट करती है। सही बात है, नहीं कंट्रोल करती है इन दोनों के अंदर। तो ये कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जहाँ टारगेट साइट का मतलब जहाँ इनको एक्ट करना होता है वहाँ चले जाते हैं और स्टिमुलेट कर देते हैं आपकी प्यूबर्टी को। चलो ये देख लो आप पढ़ के, और अच्छा थोड़ा अच्छा फील होगा। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द गोनेड्स। टेस्टिस को आपको ध्यान से देखो, तब तक मैं चाय पी लूं। टेस्टिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है? टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर। ओवरी से निकलेगा एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर्स होंगे इन हार्मोन की वजह से आएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ लास्ट टॉपिक आई थिंक एक आध दो टॉपिक और बचा हुआ है। रिप्रोडक्टिव फेज। देखो रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज का मतलब सबको पता है टाइम पीरियड। यानी क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये कह रहे हो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब लोग रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो क्या ये टाइम पीरियड अनलिमिटेड नहीं होता? क्या टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, फिक्स होता है कि कुछ ही पीरियड होगा? तो यहाँ एक जवाब आता है बड़ा हैरान वाला जवाब कि भैया देखो फीमेल यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सम टाइम के लिए होता है। इसको बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी बॉयज के लिए नहीं, फीमेल के लिए कुछ ही टाइम। जैसे एग्जांपल मेल के अंदर देखो स्पर्म का प्रोडक्शन 12 साल की एज से मान लो शुरू हुआ, तब पूरी जिंदगी यानी पूरी लाइफ जब तक जिंदा हो तब तक स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। हाँ एक बात है कि कम हो सकता है नंबर, जैसे बोला था ना एक इजैकुलेशन में, जो मुझे याद है 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन। तो यही नंबर या काउंट डिक्रीज हो जाएंगे बट प्रोडक्शन तो होगा, क्योंकि फीमेल पूरी जिंदगी के लिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना, कैन नॉट। बात समझ में आई? इसके पीछे क्या कहानी, कुछ कहानी हो सकती है। इसके पीछे कहानी है ओवुलेशन की। क्या कहानी है बेटा? ओवुलेशन की कहानी है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, ओवुलेशन। चलिए ध्यान से देखेंगे ओवुलेशन की कहानी। हम ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवा, ओवरी से जब ओवा निकल जाता है उसे क्या बोला जाता है? ओवुलेशन बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है वो शुरू कब होती है? आपकी प्यूबर्टी पे शुरू होती है। देखो आपके प्यूबर्टी पे शुरू होती है तो उसे क्या बोला जाता है? मीनार्च। क्या बोला जाता है? मीनार्च। यानी जब शुरू हुए 12 से 14 साल पे तो इसे क्या बोला? मीनार्च। और धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होते 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 एक ऐसी एज आती है जब ओवा का रिलीज होना बंद हो जाता है, पॉज हो जाता है, जिसे बोला जाता है मीनोपॉज, जो 45 से 50 साल पे होती है। तो ये जो पीरियड आपका है 12 से लेके 50 तक, यही क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। यही क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। यानी ना इसके पहले ना इसके बाद में, तो एक टाइम पीरियड क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। अच्छा इसका एक रीजन दिया जाता है, मैंने कई बार बोला था, जितने भी oogonia जितनी भी बनना होता है फीमेल के अंदर वो सारे बचपन में बन चुके होते हैं माँ की पेट के अंदर। जब बड़े होते हैं तो फिक्स होते हैं। और जो जितना मुझे याद है वो 60 से 80 हजार ओवा होते हैं oogonia जो एक ओवरी में बचे होते हैं। धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होता है और ओवुलेशन नहीं होता। तो एक रीजन आप ये मान सकते हैं कि ओवुलेशन 45-50 के बाद नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवा रिलीज नहीं होगा, तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन यानी उसमें जाके नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अगली चीज, ध्यान से समझना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखो आप सबको पता है कि यहाँ से क्या निकलता है? एग। यहाँ से फिर से ना, आप सबको पता है कि देखो यहाँ ओवरी है, ओवरी से क्या निकलता है? एग। ये एग यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, जाता है,
जाता है, जाता है, जाता है। ये एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है, नो फर्टिलाइजेशन, जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग निकल जाता है। ये देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको एग क्या हो चुका है, रिलीज। तो क्या इसे बोला जाएगा ओवुलेशन। तो देखो एग क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, ओवुलेशन। क्या यहाँ पे एक लेयर्स होती है, यहाँ एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम बताओ। उस लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। जब स्पर्म नहीं आया, जब स्पर्म नहीं आया तो एंडोमेट्रियम क्या हो गई, एक पूरा प्रोसेस होता है हार्मोनल, एंडोमेट्रियम शेड हो गई। तो एंडोमेट्रियम देखो, ये क्या है, लेयर ही तो है, ये ब्लड के रूप में आ ही तो रही है ना। तो ये ब्लड है, तो क्या इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो वही तो एक कहानी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग रिलीज हो जाएगा, ओवुलेशन, और साथ साथ में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, बह जाएगी। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे देखो इम्प्लांटेशन हो चुका है यूटेरस के अंदर, ध्यान दो। इम्प्लांट, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन हो गया है तो ये लेयर्स नहीं निकली है, तो यानी यहाँ पर कोई ओवुलेशन, कोई साइकिल की हम बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई। और इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, एग रिलीज होता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है, और साथ में फिर लेके निकल लेता है। तो इसे बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। तो ये 4 से 5 दिन का होता है, जिसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज जो ओवम है, ये कहानी बहुत अच्छी है। ये जो ओवम है अनफर्टिलाइज है, एंडोमेट्रियम की सेल और साथ में ब्लड, ये 3 चीजों को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है, हमने पूरा पढ़ा है। अब आते हैं, हमको लगता है ये बॉय या गर्ल। अब ये बात आती है कि भैया बॉय होगा या गर्ल होगा, क्या बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहली चीज हम सबको पता है एक चीज कि देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मैंने ऊपर एक चार्ट आपको जो बना के दिखाया है, इस चार्ट को एक बार पढ़कर भूलने वाला है, क्योंकि ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एक टाइप ऐसा होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, इसकी जो बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमारे अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, बर्ड के अंदर वही जेड जेड और जेड डब्ल्यू होते हैं, है ना। यानी हमारे यहाँ पर एक हल्का सा बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर मेल डिसाइड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची, बर्ड के अंदर फीमेल डिसाइड करता है बच्चा होगा या बच्ची। तो आप देख सकते हो आगे रेशियो। और दूसरा एक होता है ड्रोसोफिलिया मेलोंगस्टर, है ना। तो इसका रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में जिनका रेशियो ज्यादा होगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये सिलेबस से हट चुका है, 12th के सिलेबस से भी हट चुका है। चलो अगली चीज इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, लोकेशन कहाँ रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक बार खाली बताया। दूसरा अरे यार क्या अटक गया, नमक पारा अटक गया। चलो कोई बात नहीं। अगली चीज देखो इधर ध्यान से, हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर, पढ़ के पहले एक बार देखते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। इनसाइड द फर्टिलाइज एग आर जाइगोट। हम जाइगोट की बात करते हैं। जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। हमने बहुत अच्छे से क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सही बात है, ऑफ एवरी सेल। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स, पेयर्स की बात कर रहा है, इन द न्यूक्लियस। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। इनके अंदर क्या होता है, 2 क्रोमोसोम सेक्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल हैज 1। तो ये आप पूरी कहानी देख सकते हो इस फिगर के अंदर। तो ये आपको जो पूरा का पूरा, मैं फिगर एक बार जूम कर देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती है यार। चलो देखा नौटंकी। ये छोटा ही पहले यार तू। चलो इनको छोटा ही रहने देते हैं, इनको बड़ा नहीं, खुश नहीं होना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस।
ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो 23 पेयर्स पूरे क्रोमोसोम के हैं, जिनमें ये 22 क्या है ऑटोसोम है। 23वां पेयर को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी, और आई थिंक ये होनी भी चाहिए कि 22 पेयर को ऑटोसोम बोला जाता है, जो दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यही क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम अलग होता है। देखो, यानी सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब यहाँ कहानी समझ में आएगी। देखो, ये एक्स एक्स है, एग है, एग के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। अगर वाई क्रोमोसोम फादर का आया तो एक्स वाई बनेगा, जो बॉय बनेगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम आया तो एक्स एक्स यानी गर्ल बनेगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। तो आपको लिखना कैसे है, ये पैराग्राफ आपको बता रहा है ना। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग द जाइगोट, यानी कुल मिला जुला के देखो, कुल मिला जुला के ये फिक्स है। ये वाला तीर लेकर आओ। तो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी फिक्स है। ये तो भैया बैठा हुआ है, एक क्या है, बैठा हुआ है, ये फिक्स है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है। क्या लेकर आ रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये दो दो कहाँ से हो गया। तो हमने कहा ना, फीमेल के पास दो दो होते हैं, दो एक्स एक्स होते हैं। तो दोनों अलग हुए तो दो बने कि नहीं। देखो, ये दोनों जब अलग होंगे तो क्या, एक एक्स और एक एक्स, तो यानी कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, गेमीट बन जाएंगे। ऐसे ही मेल के अंदर एक एक्स बना और एक वाई। तो आप समझ में आ गया होगा। चलो, अब आते हैं हार्मोन अदर देन द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के अलावा जो अदर देन हार्मोन है, उनकी कहानी देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या कहानी एनसीईआरटी बात कर रही है। सबसे पहली अगर बात करें आपकी, देखो पिट्यूटरी यहाँ से छोटी बात करेंगे। देखो, सबको आपको पहले लोकेशन पता हो जाए कि भैया देखो, ऊपर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपो, नीचे गले में हमारे थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे किडनी के ऊपर देखो, किडनी के जस्ट ऊपर क्या छोटा सा एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहीं पास में पैनक्रियाज होता है, और बाकी यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी आपको पता। अब पिट्यूटरी से क्या निकलता है बेटा, ध्यान से देखना। पिट्यूटरी से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, क्या निकल, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी की क्या करवाता है, ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा, देखो, अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए ज्यादा, तो इंसान क्या बन जाता है, खली। यही तो होता है, इंसान क्या बन जाता है, खली। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाता है, छोटा, तो इंसान क्या बन जाता है, बौना, है ना। तो बौना ये हो जाते हैं। आगे थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन। पहले हमने कुछ चीजें बात की हैं कि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, मैंने उस वीडियो में अच्छे से बात किया, तो उतना आपको देखना है ध्यान से। बट अभी के लिए क्या है कि भाई देखो, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। क्या निकलता है, THY, है ना, ये वाई है, इसको वाई मानना, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन से क्या होता है, मेन काम है कि अगर थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन की यहाँ कमी की बात कर रहे हैं, तो अगर थायरोक्सिन की क्या है, कमी है, तो क्या हो जाता है, एक बीमारी होती है, उसे क्या बोला जाता है, गोइटर। और गोइटर में क्या होता है, ये जो गला है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो जो नेक का पार्ट है ना, नेक का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है। गोइटर इसे कहते हैं, नेक फूल ना जाती है, पता चला, फूल फूल। चलो, अगली बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। तो एड्रीनल ग्लैंड में मैंने कई सारे हार्मोन का नाम लिखवाया था। तो एड्रीनल में सबसे काम क्या इसे बोला जाता है, सबसे मेन जो होता है वो होता है इमरजेंसी हार्मोन, है ना, कि इमरजेंसी, एड्रीनल से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, तो इमरजेंसी हार्मोन इससे निकलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हेल्प करती है। बाकी और भी कई सारे फंक्शन होते हैं इसके, है ना, और भी। तो एक बार मैं देख लेता हूँ एनसीईआरटी में और क्या क्या लिखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल या कोई क्या नाम है, ब्लड, किसी ब्लड नहीं, सॉरी, कोई लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक मिनट दीजिएगा, कुछ बैलेंस करने का तो काम करता है। तो चेक मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ थायराइड के बारे में, गोइटर, गोइटर मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, अंकल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज की बात अभी कर लेते हैं। और क्लिनिक हार्मोन मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस, मैंने कहा ना साल्ट बैलेंस की बात करेगा, स्ट्रेस है, स्ट्रेस वगैरह, वरीड वगैरह, तो इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी काम आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, स्ट्रेस है, वो भी तो इमरजेंसी सिचुएशन है, स्ट्रेस हो गया। तो एक काम और करता है, वो क्या होता है, साल्ट बैलेंस, मैंने कहा था। और एक्चुअल में इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, जहां तक मुझे उम्मीद है, एल्डोस्टेरोन।
है ना, एल्डोस्टीरिन मैंने आपको क्लास में बताया है, बट यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया है, और बट है ना, साल्ट बैलेंस काम करता है। पैनक्रियाज क्या करता है, हमारे ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, अगर मान लो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसे बोला जाता है डायबिटीज। क्या बोला जाता है, शुगर, जिसे नाम देते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज में क्या यूज किया जाता है, यूज यहाँ से इंसुलिन, है ना, इंसुलिन भी यहीं से निकलता है, यहाँ हार्मोन है यहाँ का, तो यहाँ की इंसुलिन की बात कर लेते हैं, बस खत्म, इतनी कहानी इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा इन्होंने कुछ लिखा। ग्रोथ हार्मोन की हम लोगों ने बात कर लिया है ना। थायराइड एंड एड्रीनल सिक्रीट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। यानी क्या कहने का मतलब ये देखो कि थायराइड और एड्रीनल, मैं एक चीज़ यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, हालांकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर किसी को ध्यान हो, कि जो ये थायराइड होती है, एड्रीनल होती है, ये कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, यानी इनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी हालांकि बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करती है, बट इनका एनसीईआरटी लिख रही है कंट्रोल पिट्यूटरी। अच्छा, एक्चुअल में बताएं क्या होता है एक हार्मोन पिट्यूटरी, मैंने एक हार्मोन बताया था आपको अगर याद हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करता है। एक और हार्मोन निकलता है ACTH, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक, ऐसा कुछ करके हार्मोन निकलता है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पिट्यूटरी के ऊपर ताकि आपको क्लियर हो। देखो, एक हार्मोन होता है TSH जो थायराइड के स्टिमुलेट करता है, एक हार्मोन होता है ACTH, है ना। तो ये A से एड्रीनल, T से थायराइड, ये आप देख सकते हैं। चलो अगली चीज आती है रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। हार्मोन का और क्या रोल है, ये एक बार पढ़ना है आपको, एक लाइन याद रखना है, देखो समझ लो। ये एग होता है, क्लस्टर ऑफ एग्स हैं, ये सिंगल एग है, ये आपका लार्वा यानी टेडपोल बना, टेडपोल के अंदर पैर आए, पूंछ, ये आपको दिख रही पूंछ धीरे धीरे गायब हो रही, एडल्ट फ्रॉग बन रहा है। ऐसे ही सिल्क वार्म के अंदर एग्स होते हैं, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, और फिर पूरा एडल्ट बन जाता है। तो ये जो लाइफ साइकिल पूरी है बेटा, ये जो पूरी लाइफ साइकिल है, यानी लार्वा से, समझना, लार्वा से एडल्ट बनने का जो सफर है, इसे क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा जो ट्रांसफॉर्म होता है, ये लार्वा जो कन्वर्ट होता है एडल्ट के अंदर, इसे क्या बोला जाता है, आपका मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखने वाली चीज है कि यानी फ्रॉग में, समझना, ये हम स्पेशल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग में ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल्ड बाय एक हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। यानी जो ये मेटामॉर्फोसिस होती है, ये हार्मोन से कंट्रोल होती है। इन्होंने नाम दिया है, बल्कि हायर क्लासेस में भी पहले था, अब हटा दिया गया है। तो एक हार्मोन का नाम कि मेटामॉर्फोसिस थायरोक्सिन से क्या हो जाता है, ये कंट्रोल होता है। और समझना, थायरोक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। थायरोक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, वहां भी बताने वाला था, यहाँ लिखा हुआ है। थायरोक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर थायरोक्सिन की कमी है तो अपने खाने में आयोडीन साल्ट बढ़ा दो, और अगर, इसीलिए हम टाटा साल्ट, आयोडाइज साल्ट यूज करते हैं, ना, ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है ना, प्रमोशन नहीं। चलो, बनने के लिए आयोडीन चाहिए, वाटर, जिस वाटर के अंदर वो रहते हैं। अब समझना, अगर जिस वाटर के अंदर वो रहते हैं, अगर उनको आयोडीन ना मिला तो क्या होगा, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी लार्वा कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कहानी अपनी पूरी खत्म होती है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जहाँ पे आपकी डाइट की बात है, जहाँ पर्सनल हाइजीन की बात है, से नो टू ड्रग्स की बात है। एक बार आपको रीड करना है, उसके अलावा कोई काम उसका नहीं है, बात समझ आई। बाकी हम क्वेश्चन की सीरीज तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी जरूर करना, और आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप इससे राजी हैं या आपको अच्छा नहीं लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।